अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ कैश फ़्लो के बारे में कि कैश फ़्लो सबसे पहले हमने स्टार्टिंग में देख लिया कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या है और उस कैश फ़्लो बनाने का पर्पज़ क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ कैश फ़्लो के बारे में। कैश फ़्लो को मेजर कैसे किया जाता है। कैश फ़्लो आर डिफाइंड टू इंक्लूड बोथ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। जब भी हम कैश फ़्लो की बात करेंगे तो उसमें सिर्फ हम कैश का ज़िक्र नहीं करेंगे, उसके अलावा कैश इक्विवेलेंट का भी ज़िक्र करेंगे। कैश इक्विवेलेंट मीन कि ऐसी कोई भी चीज़, कोई भी ऐसा एसेट जो बिल्कुल कैश के इक्वल हो। द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ़्लो एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन बिगिनिंग एंड एंडिंग बैलेंसेस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। जो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ़्लो है बेसिकली उसमें हम क्या देखते हैं, हम ओपनिंग और एंडिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस जो साल के शुरू का बैलेंस, एंडिंग बैलेंस जो साल के आखिर का बैलेंस, उसको हम देखते हैं और उसमें हम डिफरेंस देखते हैं तो हमें कैश फ़्लो का ट्रेंड पता चलता है। वी कंटिन्यू टू यूज़ फ्रेज कैश फ़्लो एंड अ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ़्लो, बट वी मस्ट remember that both phrases refer to cash and cash equivalent. Recall that cash equivalent must satisfy two criteria. कैश, इसमें बेसिकली हम दो बातों का जिक्र कर रहे हैं, एक तो कैश और दूसरा कैश इक्विवेलेंट। कैश तो आप सबको पता है कि कैश बेसिकली हम पैसों को बोलते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा दूसरी जो चीज़ यहाँ पर है वो है कैश इक्विवेलेंट। अब कैश इक्विवेलेंट क्या होती है, उसके लिए कोई भी चीज़ को कैश इक्विवेलेंट होने के लिए दो क्राइटेरिया जो है वो पूरे करने पड़ते हैं। उसमें सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है, बी रेडिली कन्वर्टेबल टू अ नाउन अमाउंट ऑफ कैश। कि कोई भी ऐसा एसेट्स जिसको हम रेडिली फौरी तौर पर कन्वर्ट कर सकें नाउन अमाउंट ऑफ कैश, और आपको उसका पता हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपके पास एक एसेट मौजूद है और उसको आप फौरी तौर पर एक नाउन अमाउंट, जो आपको अमाउंट भी पहले से पता है कि इसमें आप कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसको कहलाएंगे कैश इक्विवेलेंट। दूसरी इसमें क्राइटेरिया क्या है, बी सफिशेंटली क्लोज टू इट्स मैच्योरिटी। और दूसरा इसमें क्या चीज़ है कि उसकी जो मैच्योरिटी है वो नज़दीक हो। मैच्योरिटी का क्या मतलब होता है, मैच्योरिटी का मतलब ये होता है लाइक अगर आपने एक लोन लिया और 1 साल के लिए बाद वो आपने पे करना है, तो 1 साल के बाद जिस डेट को आप पे करेंगे वो उसकी मैच्योरिटी कहलाती है, ठीक है। मैच्योरिटी में रिटायरमेंट के जब वो आपका जो एसेट है या कोई भी लोन है वो रिटायर हो जाता है, वो डेट आ जाती है जिस डेट पर आपने उसको पे करना होता है। तो कैश इक्विवेलेंट होने के लिए दो बातें जो हैं वो ज़रूरी हैं। एक क्या कि वो बिल्कुल रेडिली कन्वर्टेबल हो नाउन अमाउंट ऑफ कैश में, और दूसरा उसकी जो मैच्योरिटी है वो क्लोज़ होनी चाहिए, नज़दीक होनी चाहिए, ठीक है। बेसिकली कैश इक्विवेलेंट ऐसी चीज़ होती है जिसमें लिक्विडिटी ज़्यादा होती है। लिक्विडिटी का मतलब भी यही होता है कि द एबिलिटी ऑफ एन एसेट्स टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश वेरी क्विकली विदाउट अ सिग्निफिकेंट प्राइस कंसेशन। कि कोई भी ऐसा एसेट जिसको आप फौरी तौर पर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं सिग्निफिकेंट प्राइस कंसेशन, के उसकी प्राइस को ज़्यादा कम किए बगैर, तो वो आपके लिए क्या होगा, कैश इक्विवेलेंट होगा। टाइम डिपॉजिट एंड अदर हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट विद ओरिजिनल मैच्योरिटीज़ ओवर 90 डेज़ आर लेस्ट। इसमें वो एग्जांपल दे रहे हैं कैश इक्विवेलेंट की, उसमें तो उसका टाइम डिपॉजिट भी आ सकता है। हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट, जैसे मैंने अभी लिक्विडिटी की बात की, तो हाईली लिक्विड का जिसमें लिक्विडिटी ज़्यादा होगी वो इन्वेस्टमेंट आ सकती हैं। और इसमें वो इधर एक और बात कर रहे हैं कि ऐसा कोई भी एसेट जिसकी मैच्योरिटी 90 डेज़ या 90 डेज़ से कम होगी उसको हम बेसिकली कैश इक्विवेलेंट्स में ही कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कैश क्लासिफिकेशन ऑफ कैश फ़्लो। कैश फ़्लो को बेसिकली 3 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया गया है। उसमें नंबर 1 पर है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बेसिकली एक पहला पार्ट है कैश फ़्लो का।
ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ इंक्लूड्स दोज ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स दैट डिटरमाइन नेट इनकम। वो क्या बात कर रहे हैं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो आपकी नेट इनकम को डिटरमाइन करती हैं। इसमें अगर हम एग्ज़ाम्पल लें बैंक की, तो एक बैंक की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, लाइक के जो जिन लोगों के बाहर से पैसे आए उनको पैसे देना, जो लोग आपके बैंक में पैसे डिपॉज़िट करवाने आ रहे हैं उनका पैसे डिपॉज़िट करना, जो आपके बैंक से पैसे विड्रॉ करवाने आ रहे हैं उनके पैसे विड्रॉ करके देना। उसके अलावा जो आपके बैंक में अकाउंट ओपन करवाने आ रहे हैं उनको अकाउंट ओपन करके देना, जो आपके बैंक से लोन लेने आ रहे हैं उनको लोन जो है वो देना। ये डिफरेंट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हैं किसी भी एक बैंक की। तो डेफ़िनेटली ये सर्विसेज जो बैंक प्रोवाइड करके देन वो अपनी इनकम को ही डिटरमाइन करेगा। तो कोई भी ऐसा काम जो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ जो हैं जो आपकी नेट इनकम को डिटरमाइन करें। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मेडिकल स्टोर की अगर हम एग्ज़ाम्पल लें, तो मेडिकल स्टोर में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ क्या हैं, मेडिसिन्स को सेल करना। जब आप मेडिसिन्स को सेल करेंगे तो डेफ़िनेटली आपको उससे इनकम जनरेट होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने मेडिसिन 50,000 की सेल की और उसमें आपको इनकम कितनी हो गई 10,000। तो कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कहलाती हैं जो आपकी नेट इनकम को डिटरमाइन करते हैं। इसमें एग्जांपल आगे दी गई है, प्रोडक्शन एंड परचेज ऑफ मर्चेंडाइज। आप चीज़ें बना रहे हो, चीज़ें ख़रीद रहे हो। चीज़ें बनाने और चीज़ें ख़रीदने का मकसद क्या है, आगे सेल करना। द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू कस्टमर, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी कि आप बैंक की एग्जांपल दी, उसमें आप सर्विसेज दे रहे हो कस्टमर को। मैंने मेडिकल स्टोर की एग्जांपल दी, उसमें आप क्या दे रहे हो, मेडिसिन्स, गुड्स अपने कस्टमर्स को। एंड द एक्सपेंडिचर टू एडमिनिस्टर द बिज़नेस। तो ये सारी की सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आ जाती हैं। अब नीचे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के बारे में थोड़ा समझाया गया है। लाइक ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में हम बेसिकली हम पूरी एक कैश फ्लो स्टेटमेंट में आउटफ्लो और इनफ्लो की बात करेंगे। तो जब हम इसको कैटेगरीज़ में डिवाइड करेंगे तो इसकी 3 कैटेगरीज़ हैं, जिसमें से हम पहली कैटेगरी पढ़ रहे हैं स्टेटमेंट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में भी हम कैश फ्लो, आउटफ्लो और इनफ्लो के बारे में देखेंगे। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में कैश इनफ्लो किन किन सूरत में होगा, फ्रॉम कस्टमर फॉर कैश सेल्स। जब आप अपने कस्टमर को चीज़ें सेल करोगे वहाँ से आपको पैसे मिलेंगे, आपके पास कैश इनफ्लो होगा, आपके पास कैश आएगा। फ्रॉम बारोवर्स फॉर इंटरेस्ट, जो आपसे पैसे बारो करके लेके गए हैं इन द फॉर्म ऑफ लोन, वो आपको जब इंटरेस्ट पे करेंगे कैश इनफ्लो होगा। फ्रॉम कलेक्शन ऑन क्रेडिट सेल, जब आपने उधार पर चीज़ें सेल की तो वहाँ से आपको पैसे मिले, इनफ्लो होगा। फ्रॉम कैश डिविडेंड रिसीव, जब आपने किसी कंपनी के शेयर ख़रीदे और उस पर आपको जो डिविडेंड मिला आपको इनफ्लो होगा। फ्रॉम लॉ सूट सेटलमेंट्स, आपने कोई केस किया हुआ था, किसी से पैसे लेने थे तो वो केस आपके हक़ में हो गया तो आपको पैसे मिलेंगे। तो ये डिफरेंट उन्होंने सोर्सेज बताए जिनकी वजह से आपको कैश इनफ्लो होगा। सेम इसी तरह आउटफ्लो। अब आउटफ्लो किस तरह होगा, लाइक अगर हम एक बैंक की एग्जांपल लें तो बैंक में डिफरेंट जो एम्प्लॉइज़ हैं वो काम कर रहे हैं, आपने उनको सैलरीज़ और वेजेस पे करनी है। लेंडर को आपने इंटरेस्ट पे करना है, मतलब जिससे आपने लोन लिया हुआ है उसको आपने इंटरेस्ट पे करना है, उसकी वजह से आउटफ्लो होगा। टू सप्लाईज़ फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, जो गुड्स एंड सर्विसेज आपने अपने कस्टमर को सेल की वो आपने कहीं ना कहीं से तो ख़रीदी हैं, तो उनको जो आप पैसे पे करोगे। टू गवर्नमेंट फॉर टैक्सेस एंड फाइन्स, जो गवर्नमेंट को आपने फ़ाइन और टैक्सेस वगैरह पे करने हैं, इसकी वजह से कैश आउटफ्लो होगा। चैरिटीज़, जो आपने खैरात वगैरह देनी है उसकी वजह से भी कैश आपका आउटफ्लो होगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में कैश इनफ्लो है 50,000 का और कैश आउटफ्लो है 40,000 का, तो टोटल जो हमारे पास कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में बच गया वो कितने का बच गया, 10,000 रुपये का।